नमस्ते छात्रों, आपका हिंदी की तासिका में स्वागत है। छात्रों, इसके पहले के व्याकरण की तासिका में हमारे रस का स्वरूप, रस के अंग, उसके साथ साथ रस के प्रकार, इसका अध्ययन हो चुका है और रस के प्रकार के अंतर्गत हमारे रस की परिभाषा, उसके उदाहरण पढ़ाकर हो चुके हैं। और महत्वपूर्ण बात कि आपको काव्य पंक्तियों में से रस पहचानना आना ज़रूरी है और उसके साथ साथ कविता पर आधारित रसास्वादन कीजिए। यह प्रश्न आए तो आपको इसके लिए रस के हमारे जो इसके पहले के जो वीडियो हुए हैं वह ध्यानपूर्वक देखना, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण लिखना आपको ज़रूरी है। और आज हम उसी विषय का महत्वपूर्ण घटक देखेंगे, रसास्वादन। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज का हमारा विषय है रसास्वादन। ठीक है। कक्षा 11वीं और 12वीं में पद्य विभाग में 6 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है जो आपको अपने पाठ्यपुस्तक की कविता पर ही आधारित रहता है। रसास्वादन का अध्ययन करने से पहले मैं यहाँ आपको यह बताऊंगी कि रसास्वादन के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से मुद्दे होते हैं। तो देखिए, रसास्वादन के मुद्दे इस प्रकार है। पहला है शीर्षक, दूसरा रचनाकार, तीसरा केंद्रीय कल्पना, चौथा रस, उसके बाद पांचवा अलंकार, आगे छठा प्रतीक विधान, उसके बाद कल्पना, सातवां पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव, आगे कविता पसंद आने के कारण। और इसके अतिरिक्त भी शब्द समूह और भाषा विचार या अन्य मुद्दे भी इसमें आ सकते हैं। तो देखिए, शीर्षक, रचनाकार, केंद्रीय कल्पना, रस, अलंकार, प्रतीक विधान, कल्पना, पसंद की पंक्तियाँ तथा उसका प्रभाव, कविता पसंद आने के कारण, इसके अतिरिक्त शब्द समूह, भाषा विचार या अन्य मुद्दे भी आप इसमें ले सकते हैं। तब इस पर हम आज की तासिका में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह प्रश्न आपको 6 अंक के लिए परीक्षा में आता है। तो आपको लगेगा कि क्या 6 अंक के लिए ये सभी 12-13 जो मुद्दे हैं उसको लिखना होगा क्या? तो नहीं, इसके लिए आप सभी मुद्दों को नहीं लेना है। तो इनमें से या इसके अंतर्गत किन्हीं भी 5-6 मुद्दों को आप लेकर रसास्वादन कर सकते हैं, परंतु फिर भी शीर्षक और रचनाकार का नाम यह होना आवश्यक होता है, क्योंकि रसास्वादन जिस कविता का हम कर रहे हैं उस कविता का नाम हमें लिखना आवश्यक है। वह किसकी रचना है, उस रचनाकार का नाम यह भी लिखना आवश्यक है। रसास्वादन है तो उस कविता को आपने पढ़ा है, उसे समझा है, तो उस कविता का केंद्रीय भाव, केंद्रीय कल्पना आपको मालूम होना ज़रूरी है। उसमें रस कौन सा आया है, उसके साथ साथ उस कविता में अगर अलंकार है तो वह कौन से है, यह आपको लिखना आना चाहिए। उसके बाद जिस कविता का आप रसास्वादन कर रहे हो उस कविता की आपको कौन सी काव्य पंक्तियाँ पसंद आई है, क्यों पसंद आई है, उसका प्रभाव क्या हुआ है, यह भी लिखना आवश्यक होता है। अब हम हर एक मुद्दे में क्या क्या लिखना ज़रूरी होता है अथवा क्या लिखना अपेक्षित है, इसके बारे में अब देखते हैं। ठीक है। तो रसास्वादन के मुद्दे, इसमें से पहला शीर्षक। तो यहाँ पर जिस कविता का, यहाँ पर देखिए रसास्वादन में पहला है शीर्षक, कि इसमें जिस कविता का हम रसास्वादन कर रहे हैं उस कविता का नाम लिखना आवश्यक है। ठीक है। उस कविता का हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें शीर्षक के अंतर्गत नाम लिखना अपेक्षित है। दूसरा है रचनाकार। दूसरा मुद्दा कौन सा है, रचनाकार। इसके अंतर्गत प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम, यानी दी गई कृति, दी गई कविता जिस कवि की है उसका नाम लिखना आवश्यक है। आगे तीसरा घटक है केंद्रीय कल्पना। तीसरा कौन सा है, केंद्रीय कल्पना। कविता का केंद्रीय भाव, यानी कल्पना किस भाव को लेकर कवि ने वह कविता लिखी है। देखिए क्या आएगा इसमें केंद्रीय कल्पना में, तो मूल भाव क्या है
कवि का यह लिखना अपेक्षित है। जैसे कि क्या वह कविता देशभक्ति परक है, क्या वह कविता नीति परक है, क्या प्रेम पूर्ण व्यवहार से परिपूर्ण है, क्या प्रकृति परक है, या वह कविता भ्रष्टाचार पर आधारित है, क्या प्रदूषण पर आधारित है। ऐसे यानी कौन सी भावना या कौन सी मूल कल्पना उस कविता के केंद्र स्थान में या केंद्र स्थान पर है, वह यहाँ पर लिखना आवश्यक है। ठीक है। चौथा है रस। चौथा घटक है रस। अब हम रसास्वादन कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें उस कविता में अथवा रस मतलब क्या, रस के कौन से भेद है, यह मालूम होना जरूरी है अथवा अनिवार्य है, और उसके बारे में हमारा पहले ही अध्ययन हो चुका है। तो रस जो है वह कविता के भावों पर आधारित होते हैं, इसलिए कविता में आए रस उन भावों की अभिव्यक्ति या निर्मिति कराते हैं। जैसे देखिए देशभक्ति पर अगर कविता है तो उसमें वीर रस का उदाहरण आएगा ही। ठीक है। तो वैसे कविता या काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है, यह इस मुद्दों में लिखना आवश्यक है। उन कविता में कौन सा रस आया है, यह आपको लिखना आना जरूरी है। उसके बाद पांचवा है अलंकार। अलंकार यानी आभूषण। आभूषण जैसे हमारी सुंदरता को और अधिक सुंदर बनाते हैं, हमारा सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता कविताओं में चमत्कार उत्पन्न अलंकार करते हैं। काव्य में और अधिक सुंदर बनाने का कार्य, काव्य कृति को और अधिक सुंदरता या सौंदर्य बढ़ाने का कार्य कौन करते हैं, अलंकार करते हैं, जिसमें या जिससे कविता अधिक प्रभावी बनती है और उसके साथ ही कविता के शब्द और भाव भी सशक्त हो जाते हैं। अलंकार के कारण कविता के शब्द और कविता के जो भाव है वो और अधिक अच्छे बन जाते हैं। इसलिए कविता की पंक्तियों में प्रयोग किए गए अलंकार का नाम आपको यहाँ पर लिखना आना जरूरी है। ठीक है। आगे का मुद्दा है प्रतीक विधान। आगे मुद्दा दिया है, देखो प्रतीक विधान। प्रतीक यानी सिंबल। तो कविता को अधिक रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रतीकों को प्रयुक्त किया जाता है। देखिए कि कविता जो लिख रहे हैं हम, लेकिन फिर भी उसे और अधिक रोचक और प्रभावी बनाने के लिए उस कविता में क्या करते हैं, विविध प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। तो कविता प्रभावी होने के लिए कवि द्वारा कविता में प्रयुक्त किए गए प्रतीकों को समझकर हमें यहाँ पर लिखना जरूरी होता है। ठीक है। जैसे मतलब देखिए यहाँ पर क्या आ सकता है, प्रतीक कि बाबा किसकी उपमा देकर उस काव्य को और अधिक अच्छा बनाया गया है, यह क्या आएगा, प्रतीक विधान में आएगा। ठीक है। अब आगे का मुद्दा है सातवां कल्पना। यहाँ पर कवि अपनी कल्पना के आधार पर कविता की रचना करता है। उस कल्पना का पूर्ण बोध होने पर उसे समझकर ही कविता के भाव को आत्मसात किया जा सकता है। तो क्या कल्पना लेकर कवि ने वह कविता निर्माण की है, यह हमें भी समझ में आना जरूरी है। तो इस मुद्दे के अंतर्गत कवि की कल्पना को समझकर उसका विवरण लिखना चाहिए। जैसे देखिए उदाहरण के लिए अगर कभी कभार नीतिपरक दोहे होते हैं तो उसके अंतर्गत कवि हमें क्या करता है, जीवन में कैसे हमें जीना चाहिए, किस प्रकार का हमारा व्यवहार चाहिए, आचरण किस प्रकार होना चाहिए, यह बताता है। मतलब उसकी कल्पना क्या है कि वह दोहे पढ़कर, वह दोहे आत्मसात करके आप क्या कर सको, अपने जीवन में उसका उपयोग कर सको। तो यह उसकी कल्पना या उसकी धारणा होती है। तो ये आपको अपने शब्दों में लिखना आना जरूरी है। उसके बाद है देखिए पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव। पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव, आठवां घटक। इस मुद्दे में छात्र पूर्णतः स्वतंत्र होता है। किस प्रकार स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पर छात्र जिस कविता का रसास्वादन कर रहा है उस कविता में से 2 या 4 पंक्तियाँ लिख सकता है। वह क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से
अपने मन से उसे कौन सी काव्य पंक्तियाँ पसंद आई है यह वह उधर लिख सकता है। जिन पंक्तियों ने उसे अत्यंत प्रभावित किया हो वह पंक्तियाँ छात्र यहाँ पर लिख सकता है कि बाबा क्यों वह पंक्तियाँ उसे अच्छी लगी। ये उधर वह उन पंक्तियों को चुनकर जो पंक्तियाँ उसे भले पूरी कविता में अच्छी लगती है लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर से अगर दोहा है तो 1-2 वाक्य लिखना है, उसके बाद त्रिवेणी है तो 3 पंक्तियाँ उधर आएगी। इसके साथ मतलब जिस प्रकार की वह कविता है उसमें से आपको कौन सी एक 3-4 लाइन अच्छी लगी वो आप क्या करना है उधर लिखना अपेक्षित है। उसके बाद 9वां घटक है कविता पसंद आने के कारण। यहाँ पर छात्र को कविता की जिन पंक्तियों ने आपको प्रभावित किया है अथवा जिस वजह से जिस कारण से कविता आपके लिए पसंदीदा बन गई है उन पंक्तियों के कारण यहाँ पर लिखना चाहिए। यानी आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपके हृदय को छू गई, मन को अच्छी लगी, यानी आपको वह कविता पसंद आ गई, वह कारण यहाँ पर लिखना अपेक्षित होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आगे दिया है देखो 10वां घटक शब्द समूह। इसके साथ शब्द समूह यह भी एक मुद्दा है कि यहाँ पर आप यह लिख सकते हो कि जिसमें कविता में प्रयुक्त संगीतात्मक, लयात्मक शब्द अथवा सजीव, रोचक, अर्थपूर्ण जो शब्द समूह आपको लगा यह इधर आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है 11वां भाषा विचार, जिसमें कविता में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ लिखा जाता है कि उस कविता में अन्य भाषा के अंतर्गत अगर उर्दू, अवधी, राजस्थानी, ब्रज भाषा का अगर प्रयोग हुआ है तो वह आपको उधर पहचान कर लिखना आना आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार रसास्वादन के अंतर्गत दी गई कविता का जो प्रश्न है उस पर आधारित जो अब मुद्दे हमने बताए उसमें से 5-6 मुद्दों को लेकर आधार लेकर आप रसास्वादन करना है। तो यह घटक आप अपनी कापियों में इसके मुद्दे और उसका जो विवेचन अभी मैंने बताया यह आपको अपनी कापियों में लिखना ज़रूरी है। धन्यवाद।